हेलो दोस्तों, तो टारगेट जुडिशरी बाय महेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम अपने लिमिटेशन एक्ट का जो चौथा लेक्चर है उसको रिकॉर्ड करेंगे। इससे पहले जो हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए थे। हम जो थे सेक्शन नंबर 7 पे थे। विदाउट टाइम वेस्ट करे जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि किस सेक्शन में क्या था, ठीक है। जो सेक्शन 3 जिसका हम पार्ट 2 कर रहे थे, सेक्शन 3 में क्या था? बार ऑफ लिमिटेशन, बार ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। बार ऑफ लिमिटेशन क्या कहता था, आप सभी को बताइए कि कोई भी सूट एप्लीकेशन या फिर कोई भी अपील और जो होगी वो विद इन लिमिटेशन करनी होगी। उसके बाद यदि कोई करती है तो कोर्ट जो है उसको, चाहे डिफेंस ने उसकी प्ली ली हो या ना ली हो, उसको क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्या था? सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या था? सेक्शन नंबर 4 था कि जब कोर्ट बंद हो, जिस दिन लिमिटेशन पीरियड समाप्त हो रहा हो, आपको फाइलिंग करनी थी। जब कोर्ट उस दिन बंद हो तो उसमें क्या होगा? तो उसमें ये होता कि उसमें कहा था कि जिस दिन भी कोर्ट खुलेगा, व्हेन कोर्ट इज क्लोज, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, जिस दिन कोर्ट बंद है तब जो है उसको, जब भी वो रीओपन होगा, जब भी वो रीओपन होगा, ठीक है, कोर्ट जब भी रीओपन होगा नेक्स्ट डे आप जो है अपना फाइल कर सकते हैं। यही कहता था ना। उसके बाद सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता था कंडोनेशन ऑफ डिले, एक्सटेंशन के बारे में। जो एक्सटेंशन के बारे में बताता कि कब जो है टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड में इसमें एक जो मेन पॉइंट था वो यही था कि यदि आपके पास जो है सफिशिएंट कॉज है, तब जो है आप क्या कर सकते हैं, तब कोर्ट जो है कि आपके एक्सटेंशन को अलाउ कर सकता है। इसमें क्या होना चाहिए था? सफिशिएंट कॉज, ठीक है। अब उसके बाद हम आए थे सेक्शन नंबर 6 पर। तो सेक्शन नंबर 6 क्या कहता था? सेक्शन नंबर 6 बात करता डिसेबिलिटी की, लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी की बात करता था ये, ठीक है। लीगल डिसेबिलिटी में 3 थी, अवयस्क था, जड़ था और पागल था, ठीक है। कौन से थे? माइनर, इंसेन और इडियट, यही तीनों थे ना। इन तीनों के बारे में। और जो है अब आए थे हम सेक्शन नंबर 7 पर। तो सेक्शन नंबर 7 और 6 जो है डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ये लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है। सेक्शन नंबर 7 कहता है कि जहां सेवरल पर्संस में से कोई एक डिसेबिलिटी, किसी एक को जो है डिसेबिलिटी हो, तो उस कंडीशन के बारे में बात करता है। तो अब जो है हम सेक्शन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक, तो सेक्शन नंबर 7 को निकाल लेंगे। डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, सेक्शन नंबर 7। डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, जहां जो है ये क्या कहता है, ये मेनली देखो पढ़ाएंगे बाद में, पहले मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ। ये मेनली दो चीजों के बारे में बात करता है। इसमें दो चीजें हैं। जब आप अपना बेयर एक्ट खोलेंगे तो इसमें दो लाइन है, एक थर्ड लाइन है और एक फिफ्थ लाइन है। थर्ड लाइन के मिड में और फिफ्थ लाइन के स्टार्टिंग में ये लिखा है डिस्चार्ज कैन बी गिवन, और नीचे लिखा है डिस्चार्ज कैन बी, सॉरी, डिस्चार्ज कैन नॉट गिवन, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना। ये दो चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए कि यदि किसी की जो है, ये बात करता है कि यदि एक किसी की जॉइंट प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशंस के बारे में बात करता है। दो कंडीशंस कौन कौन सी है? कोई जॉइंट प्रॉपर्टी, पहला डिस्चार्ज कैन बी गिवन, ठीक है, डिस्चार्ज कैन बी गिवन। और दूसरा दूसरा बात करता है डिस्चार्ज कैन नॉट बी गिवन, डिस्चार्ज कैन नॉट बी गिवन, कि कब जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है और कब डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। देखिए पहले हम बात करते हैं कि कब डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। कब डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, तो इसमें
मान लीजिए कि किसी के जो है जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, तो जब जो मालिक होते हैं उनको बोलते हैं को-ओनर्स, ठीक है। जो उनके मालिक होते हैं वो बोलते हैं को-ओनर्स। अब मान लीजिए कि कोई दो को-ओनर्स हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। तो क्या जो है कोई एक ओनर या दो ओनर मिलकर के जो है, मान लीजिए किसी में 5 या 4 ओनर्स हैं, ठीक है, 4 ओनर्स हैं किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है। अभी हो सकता है कि इनमें से जो है दो किसी को जानते हो, दो ना जानते हो, एक दूसरे को नहीं जानते। तो अब इन 4 ओनर्स में से जो है एक ओनर जो था, वन ओनर, वो क्या था, वो माइनर था। तो क्या उसकी डिसेबिलिटी के रहते हुए ये तीनों मिलकर 3 ओनर इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं? क्या नहीं? तो यहाँ पर क्या इस व्यक्ति जो एक ओनर है, क्या इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं? इसकी विदाउट कंसेंट जो है क्या इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं? तो यही बात करता है सेक्शन 7। तो यहाँ पर जो है ये जो है इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है इसमें ओनर है, ना ये एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। जानते हो या ना जानते हो, ये यहाँ पर इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक मिनट रुकना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी कंसेंट के बिना, मतलब कि इसको ये डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसकी कंसेंट के बिना ये प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। आया समझ में? अब बात करते हैं कि डिस्चार्ज कब होता है, डिस्चार्ज कब कर सकता है। एक कंडीशन होती है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको पता होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितने भी फैसले लेता है वो कर्ता लेता है। कौन लेता है? कर्ता या मैनेजर, ठीक है, कर्ता या मैनेजर। तो क्या मान लीजिए कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनकी कोई प्रॉपर्टी है। अब कर्ता ये फैसला करता है कि इस प्रॉपर्टी को बेचना है, भले ही इस प्रॉपर्टी में जो है 5 लोगों के शेयर हों, ठीक है, 5 पीपल्स, 5 शेयर होल्डर हों, या 2 हो, मान लीजिए 2 ही लगा लीजिए। दूसरा जो है वो क्या है? माइनर है। तो क्या जो है इसको यहाँ पर जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है माइनर को? तो यहाँ पर जो है ये जो कर्ता होगा, आपको पता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितने भी फैसले लेता है वो कर्ता लेता है। तो कर्ता जो है इसको साइड करते हुए, मतलब कि इसको डिस्चार्ज करते हुए उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है यदि चाहे तो, ठीक है। कर्ता जो है उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। आई होप आप लोगों के आपके समझ में आ गया होगा। इसमें 2 कंडीशंस थी, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो माइनर है इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, मतलब कि इसकी सहमति के बिना भी जो है, इसके बिना भी जो है प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। जहां ये यहाँ पर अत्यंत आवश्यक नहीं है, ये यहाँ आवश्यक नहीं है, और ये यहाँ अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है, एसेंशियल है, अत्यंत आवश्यक, ये यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। आया समझ में? 2 कंडीशन है। कोई जॉइंट प्रॉपर्टी होती है उसमें डिस्चार्ज पहले बात तो कब नहीं होगा, डिस्चार्ज तब नहीं होगा जब एक ओनर जो है उनमें से कोई माइनर है या इनसेन है, ठीक है। तो उसकी कंसेंट के बिना उसको जो है डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, तो वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैटर है, इसमें कर्ता जो है वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, और जो माइनर था उसको जो है उसने वो डिस्चार्ज कर सकता है। आपको पता होगा कि हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो है कर्ता ही जो है वो सारे फैसले लेता है। तो सेक्शन नंबर 7 जो है वो ये बात करता है, यही जो है सेक्शन नंबर 7। उसके बाद इसके एक एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ये जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी जो है लागू होता है, रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो है किस पे लागू होता है, याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी ये अप्लाई होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी ये अप्लाई होता है। उसके बाद ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है ये यही बात करता है। ये क्या कहता है? मिताक्षर विधि द्वारा शासित हिंदू अव्यक्त कुटुंब का सदस्य के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना इस धारा के प्रयोजन के लिए उन्मोचन देने के लिए समर्थ केवल तब समझा जाएगा जबकि वह अभियुक्त कुटुंब की संपत्ति का प्रबंधन करता हो। तो मतलब कि ये सेक्शन, इसका एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि इसको जो है, जो जिसने प्रॉपर्टी बेची है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, उसको सिर्फ उसी कंडीशन में जो है कैपेबल समझा जाएगा जब वो उसका मैनेजर हो, ठीक है। वही बात है जो मैंने आपको बताई है। तो ये जो है पूरा सेक्शन नंबर 7 है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 8 पर, ठीक है। जब आप इसको पढ़ें तो किंतु को और ये जो मैंने 2 चीजें बताई हैं, इसमें 2 चीजें कहता है, उनको जो है आप हाईलाइट कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलोगे।
अब आते हैं सेक्शन नंबर 8 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। बहुत लोगों को जो है ये समझ में भी नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को जो है समझना है और पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझना है, पूरा ध्यान यहीं लगाएं, इधर उधर ना जाएं, ठीक है। क्योंकि आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटा और यहाँ पे जो है आपको समझ से बाहर गया, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 इसको बोलते हैं स्पेशल एक्सेप्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं विशेष अपवाद। विशेष अपवाद, अच्छा। विशेष अपवाद समझाने से पहले मैं आपको एक राइट समझाना चाहता हूँ, इसमें प्रीएम्पशन राइट, ठीक है। प्रीएम्पशन राइट ये इससे अलग है, लेकिन वो आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ अभी। प्रीएम्पशन राइट, सुफा अधिकार बोलते हैं इसको। सुफा अधिकार क्या होता है? सुफा अधिकार मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो, मान लीजिए ए है, ठीक है, और ये बी है, ये दोनों पड़ोसी हैं। अब ए नाम का व्यक्ति जो है अपनी इस प्रॉपर्टी को जो है बेचना चाह रहा है, और ये इस प्रॉपर्टी को जो है बेचना चाह रहा है, तो इस प्रॉपर्टी पर जो है पहले खरीदने का हक जो है वो बी का होगा। वो किसका होगा? बी का। बी जो है इस प्रॉपर्टी को पहले खरीदेगा, उसका ये राइट है। तो इसी खरीदने के राइट को जो है हम बोलते हैं प्री एम्पशन राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और आपका पड़ोसी उसको लेना चाह रहा है, और कोई और भी उसको लेना चाह रहा है। जिस दाम पर आप दे रहे हैं पड़ोसी, उसी दाम पर उसको जो है उसी रेट में जो उसको खरीद रहा है। तब आप उस प्रॉपर्टी को जो है किसी और व्यक्ति को नहीं बेच सकते। यदि आपका पड़ोसी उसको खरीदना चाह रहा है तो आपके पड़ोसी का पहला राइट है उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है, खरीदने का। तो इसी राइट को बोलते हैं सुफाधिकार। तो सुफाधिकार समझाया था, क्योंकि इसका यूज होगा इसमें सेक्शन 8 में, और जब आपको पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए थोड़ा सा एक बार बता दिया। बाकी तो फिर समझाने के लिए इतना बहुत है। अब एक बार पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 8 पर। देखो, सेक्शन नंबर 8 भी दो बातें करता है। पहले, यदि आपको ये नहीं, लिमिटेशन एक्ट जो है ना, वो काफी एक्ट्स को कवर करता है। कॉन्ट्रैक्ट को करता है, सीपीसी को करता है, टीपीए को करता है, सिविल लॉज को, और भी जितने हैं उनको भी कवर करता है। तो आप लोगों को पहली बात तो अपना दिमाग नहीं लगाना, जितना ये लॉ कहता है लिमिटेशन, अभी हम सिर्फ लिमिटेशन को पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ लिमिटेशन एक्ट पर ही ध्यान देना। ये नहीं देखना कि उस एक्ट में क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा नहीं। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 को ही पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पूछता हूँ, ये प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इससे। देखो, पढ़ेंगे एक बार। नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7। अब पहली बात, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 क्या था? सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 ये दोनों क्या थे? इसमें सेवरल पर्सन में से एक डिसेबल था। पर्सन में से वन डिसेबल, इसी की बात करता था, ठीक है। और इसमें जो है सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी की बात करता था। लीगल डिसेबिलिटी यही है। तो ये कहता है एक्सप्लेन टू सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। तो ये कहता है कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 कि ये जो अधिकार हैं, ये जो राइट्स हैं, ये सेक्शन 6 और सेक्शन 7 जो है प्रीएम्पशन, मतलब कि सेक्शन 8 पर अप्लाई नहीं होते। सेक्शन 8 क्या है? प्रीएम्पशन पर अप्लाई नहीं होते। सुखाधिकारों पर जो है ये अप्लाई नहीं होता, प्रीएम्पशन पर नॉट अप्लाई, ठीक है। समझ में आया? ये कहता है कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 प्रीएम्पशन राइट्स पर अप्लाई नहीं होता। इसको यहीं तक रखें। अब इसको मैं समझाता हूं कि क्यों जो है ये अप्लाई इस पर नहीं होता। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है ए, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी को अर्जेंसी में बेचना चाह रहा है, ठीक है। उसने कोई दाम फिक्स किया, 50 लाख रुपए उसने वो बेचना चाह रहा है अपनी प्रॉपर्टी को। इसका पड़ोसी है बी, नेबर। इसका कौन है? नेबर है इसका बी, ठीक है। अब बी जो है वो क्या है? वो माइनर है या इंसेन है या कुछ भी लगा लो, ठीक है, या वो किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त है। मान लीजिए कि वो जो है माइनर है, ठीक है।
ए अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है माइनर को, माइनर जो है इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए भी रेडी है, लेकिन वो माइनर है तो इस वजह से वो खरीद नहीं सकता, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये अपनी प्रॉपर्टी को जो है किसी सी नाम के पर्सन को बेच सकता है, ठीक है। ये अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, क्यों? यहां पर जो है ये जो बी है ये माइनर है, ये डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, क्योंकि इसके पास डिसेबिलिटी है, इस वजह से इसका वेट नहीं किया जा सकता। अब हो सकता है माइनर के अलावा ये इंसेन भी हो, ठीक है, इंसेन भी हो। तो यदि ऐसा कर दिया जाता, यदि ये नहीं लगाया जाता प्रीएम्पशन का, तो कोई प्रॉपर्टी सेल हो ही नहीं पाती, सारे केसेस जो है कोर्ट में ही चलते रहते, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि ये क्योंकि ये डिसेबल है, इस वजह से जो है इसका वेट नहीं किया जा सकता, इस प्रॉपर्टी को जो है किसी अदर पर्सन को भी जो है बेचा जा सकता है। तो यही बात करता है सेक्शन 6, आपकी डिसेबिलिटी से इनके राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि बी डिसेबल्ड है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो इंसेन है, पागल है, चाहे वो ठीक हो या ना हो, वो माइनर है, वो व्यस्क हो या ना हो, मेजर हो या ना हो, उस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बी यहां पर ये नहीं कह सकता कि मैं पागल हूं, इस वजह से जो है आप मेरा वेट कर लीजिए 5 साल और मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदूंगा, नहीं, यहां पर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, ये किसी अदर पर्सन को भी अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, और यहाँ पर इसके जो ये जो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में से कोई भी बात जो है इस पर अप्लाई नहीं होगी। कल को ये कोर्ट में जाके ये भी कहता है कि मेरा प्रीएम्पशन राइट था खरीदने का, लेकिन मैं उस समय पर इंसेन था, इस वजह से मैं नहीं खरीद पाया और अब मैं सही हो गया तो मैं अब खरीदना चाह रहा हूँ। तो जाते ही आप ये बोल सकते हो कि लीगल डिसेबिलिटी और सेवरल पर्सन्स में से डिसेबिलिटी किसी एक की सेक्शन 8 पर अप्लाई नहीं होती प्रीएम्पशन के राइट पर। तो ये थी इसकी एक बात, ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट बात। अब इसकी जो दूसरी साइड है, दूसरी नेक्स्ट जो है उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। दो बातें थी इसमें, दूसरी बात क्या कहती है, समझ में आ गया होगा। दूसरी बात कहती है और shall be deemed to extend for more than 3 years for the cessation of the disabilities of death of person affected thereby the period of limitation for any suit or application। तो अब आपको जो है बिना कुछ जो है करे, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड जो है, लिमिटेशन पीरियड यहाँ पर कितने साल के लिए, आपके पास जो है 3 साल का समय होगा, 3 इयर्स का, आपके पास 3 इयर्स का समय होगा कि आप जो है यदि आप माइनर हैं और इंसेन हैं, ठीक है, आपके पास 3 साल का समय होगा कि आप जो है उसको क्या कर सकते हैं आफ्टर डिसेबिलिटी, यदि जब उसकी डिसेबिलिटी समाप्त हो जाती है तब से 3 साल, ठीक है, आफ्टर डिसेबिलिटी सीज्ड, उसकी डिसेबिलिटी के खत्म होने के 3 साल के अंदर अंदर जो है आपके पास राइट होगा कि आप कोर्ट जाकर के जो है इसको अप्लाई करवा सकते हैं। बट अब इससे ये इफेक्ट नहीं पड़ता, पहली बात कि आपकी डिसेबिलिटी मान लीजिए खत्म हो गई, लिमिटेशन एक्ट में पीछे टाइम पीरियड दे रखा था शेड्यूल में 12 साल, ठीक है, 12 ईयर, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जो है 12 साल का टाइम पीरियड दिया जाए, नहीं, आपको उस वहां पर सिर्फ आपको 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा। क्यों? अब मान लीजिए उस समय आप 1 साल के थे, 1 साल के थे, अब कोर्ट ने आपका 17 साल तक वेट किया ऑलरेडी, ठीक है, 17 ईयर्स तक आपको ऑलरेडी वेट किया, तो कोर्ट का ये है कि हमने जो है आपका बहुत लंबे समय से वेट किया है, इसलिए हम आपका और वेट नहीं कर सकते, चाहे लिमिटेशन पीरियड कितना ही ज्यादा क्यों ना, चाहे 15 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, लेकिन यहां पर से जो है आपको 3 ही साल दिए जाएंगे। अब 3 साल के अंदर आपकी जब डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है तो जो है आप उसमें कोर्ट में जा करके कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। समझ में आया सेक्शन नंबर 8? दोबारा से बता देता हूं। पहला ये कहता है कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7, सेक्शन 8 के प्रीएम्पशन राइट पर अप्लाई नहीं होता, एक बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात इसमें जो लिखी है कि लिमिटेशन पीरियड आपको सिर्फ 3 साल का दिया जाएगा,
भले ही लिमिटेशन पीरियड पीछे कितना ही क्यों ना दे रखा हो, आपकी डिसेबिलिटी की समाप्त होने के 3 साल के अंदर अंदर ही आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, अदरवाइज उसके बाद में जो है आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहता है सेक्शन नंबर 8। अब आते हैं सेक्शन नंबर 9 पर, समय का निरंतर चलते रहना। समय का निरंतर चलते रहना, तो ये क्या है, सेक्शन नंबर 8 ये कहता है, सॉरी सेक्शन नंबर 9, ठीक है। सेक्शन नंबर 9, समय का निरंतर चलते रहना। ये क्या बात करता है, देखिए क्या कहता है, पढ़ेंगे एक बार। वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेकर एन एप्लीकेशन स्टॉप इट। तो ये कहता है कि एक बार यदि टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, उसके बाद में यदि बाद में आपको जो है कोई डिसेबिलिटी भी हो जाती है, तो उसके लिए जो है आपको जो वो टाइम पीरियड है लिमिटेशन वो नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। क्या है, एक बार टाइम स्टार्ट हो गया तब, एक मिनट रुकना, पता नहीं ये पेन था कि ये था, कौन सा पेन था, ये देखते हैं। तब इससे करते हैं, बाद में हुई निर्योग्यता के कारण, हिंदी में लिख रहा हूं इसको, ठीक है, निर्योग्यता के कारण समय नहीं रुकेगा। तो कहने का मतलब यही है कि एक बार यदि टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया तो हो गया, मतलब कि मान लीजिए आप 19 साल के थे, ठीक है, आपको 12 साल के आपके पास लिमिटेशन था, आप 12 साल के अंदर अंदर जो है सूट फाइल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप जो है 21 के हुए, 21 ईयर के आप हुए, आप जो है आपको डिसेबिलिटी हो गई कोई, ठीक है, डिसेबिलिटी आपको 21 ईयर की एज तक हो गई। अब ये जो डिसेबिलिटी है ये कंटिन्यू रहती है 20 साल तक, 20 ईयर्स तक। तो अब जो है कोर्ट यहाँ पर जो है आपका लिमिटेशन पीरियड स्टॉप नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो कोर्ट यही कहेगी कि आपके पास जो 2 साल थे आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर आना था, और दूसरी चीज कि एक बार यदि टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद टाइम पीरियड आपकी बाद की डिसेबिलिटी के कारण जो है स्टॉप नहीं होगा। इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है नीचे, उस एक्सेप्शन को पढ़ेंगे अभी आप, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो भी सिंपल सा है, पढ़ो आप पहले, आपको समझ में आ जाए तो आप ही बताओ, पढ़ लो, पहले पढ़ो आप सभी। हम्म, हम्म, पढ़ लो, कुछ दिमाग आपको भी तो लगना चाहिए ना, या तो लिख देते हैं। आ रहा है कुछ समझ में, क्या है क्या नहीं है, नहीं आ रहा तो चलो मैं बता देता हूँ क्या है। एक्सेप्शन क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। एक है डेब्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं देनदार, एक है क्रेडिटर, इसको बोलते हैं लेनदार। लेनदार क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार पैसे देने के बाद में जो है ये लेता है, जैसे कि मान लीजिए बैंक का यहाँ पर एग्जांपल लगा लो, बैंक जो होता है वो लेनदार होता है, क्रेडिटर होता है, एक बार पैसे देने के बाद जो वापस लेता है उसी को बोलते हैं लेनदार, और ये होता है देनदार, मतलब देने वाला। इसने तो कोई भी लोन लिया है और ये इसने कोई लोन दिया है, कोई पैसे अपने दिए हैं। तो ये क्या करता है, मान लीजिए कि क्रेडिटर ने जो है डेबिटर को कितने 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, 5 लाख रुपए दिए और इसको कुछ टाइम पीरियड दिया, स्पेसिफिक टाइम पीरियड 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है, कोई टाइम पीरियड इसको दिया। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या करता है, क्रेडिटर जो होता है इसके पास कोई अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यहाँ पर इसकी कोई अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है,
यहाँ पर इसकी कोई प्रॉपर्टी है, इसकी क्रेडिटर की, बैंक की मान लीजिए, यहाँ पर क्रेडिटर की कोई प्रॉपर्टी है। अब डेब्टर का नाम एग्जाम्पल के लिए आप लगा लीजिए राहुल, ठीक है, जो डेब्टर था बैंक से, मतलब जो लोन लेने वाला व्यक्ति था वो राहुल था। अब क्रेडिटर ने क्या किया, क्रेडिटर ने राहुल से कहा कि आप जो है मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, आप इसके एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य जो है आप संभाल लो, ठीक है। इसने क्या कहा क्रेडिटर ने कि आप मेरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है इस प्रॉपर्टी का वो आप संभाल लो, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि आप जो है वो काम संभाल लो। और इसने जो है क्रेडिटर ने क्या इशू कर दिया, एलओए, लेटर ऑफ, क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्रेडिटर ने इशू कर दिया। तो अब जब तक ये इस राहुल जो होगा ये इसकी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन देखता रहेगा, तब तक जो है ये जो होगा इससे ये 5 लाख रुपए का जो ये टाइम पीरियड है 2 इयर्स का, ये जो है सस्पेंड रहेगा। आया समझ में? मान लीजिए बैंक ने इसको रुपए दिए थे 2 साल के लिए, ठीक है, टाइम पीरियड चला, जैसे मान लीजिए 1/1/2026 से जो है इसने पैसे दिए 2028 तक, 1/1/2028 तक। अब क्या हुआ, 2027 तक तो टाइम पीरियड चला, 27 तक, लेकिन उसके बाद में क्रेडिटर ने कहा कि नहीं, आप जो है मेरी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभाल लीजिए और क्या है उसकी देखभाल कीजिए, जो भी करना है। तो 1 साल तो बीत गया, तो यहाँ पर जो है ये टाइम पीरियड अब स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर ने जो है एलओए देकर, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सौंप कर जो है इस जो ये टाइम पीरियड था ये रुक गया है। अब जब ये टाइम पीरियड जैसे ही ये एलओए से, जैसे ही राहुल जो है ये मतलब हट जाएगा या फिर क्रेडिटर इसको हटा देगा, तब ये 1 साल का टाइम पीरियड दोबारा से शुरू हो जाएगा, चाहे इसको ये हटाए 2030 में जाकर, चाहे 35 में जाकर। तो जब भी ये हटेगा उसके बाद में जो है इसका टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। तो ये कहता है सेक्शन नंबर 9, ठीक है, समझ में आया? नोट्स बना लेना भाई अपने, ठीक है, नोट छोटा पड़ता है, बोर्ड में बड़ा भी कर दूं, बट सच बात बताऊं क्या, इसी पे आदत हो गई है, अदरवाइज लाने में कोई इशू नहीं है। 1 किलोमीटर है मैक्सिमम, शॉप भी अपनी है, शॉप तो सारी अपनी है जब पैसे जेब में हो तो। बट ये है ना, लाने का थोड़ा से आलस कर रहा हूँ मैं, जिस दिन है उस दिन लेके आ जाऊंगा। बाकी पता है क्या है, फिर इसको टांगने वगैरह की समस्या होगी, इसमें और ड्रिल वगैरह करने पड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ जब तक काम चले इसी से चला लेते हैं। बट यदि आप लोग कहेंगे कि भैया नहीं बदल लो आप, तो वो बदल देंगे इसको भी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आता है सेक्शन नंबर 10, न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। मतलब कि ये सिंपल सा, आप इतना याद रखो सेक्शन 10 का, कि ट्रस्ट केस में जो है कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 ट्रस्ट की बात करता है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का आपने मेरे को ट्रस्ट दे दिया और मैंने उस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया। अब आप मेरे से कहते हैं कि आपने जो है इसका मिस यूज किया प्रॉपर्टी का, हम जो है आपके ऊपर केस फाइल करेंगे। तो केस फाइल कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप करोगे? तो केस फाइल जो है आप मेरे ऊपर कितने भी टाइम पीरियड के अंदर कर सकते हो, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। ट्रस्ट के केस में आप 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल बाद भी जो है आप मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो। बस ये कहता है सेक्शन नंबर 10। उसके बाद सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 11 खोलना जरा, क्या है सेक्शन नंबर 11? सेक्शन नंबर 11, जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की संविधाओं के आधार पर वाद। जम्मू कश्मीर राज्य या विदेश में की गई संविधाओं के आधार पर उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है दायर किए गए वाद इस अधिनियम के अंतर्गत सीमा विषयक नियमों के अधीन होंगे। तो ये कहता है कि जहां पर ये एक्ट जो है अप्लाई होता है, ठीक है, मतलब कि फॉरेन में भी यदि कोई ऐसी जगह है जहां पर इंडिया के लॉ अप्लाई होते हैं, तो वहां पर भी यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए भी जो है वही टाइम पीरियड होंगे जो लिमिटेशन एक्ट में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, जम्मू कश्मीर राज्य किसी विदेश प्रवृत्ति में सीमा विषय कोई भी नियम उस राज्य या विदेश में की गई संविधा पर आधारित वाद में जो उक्त राज्यों में संस्थित किया गया है
तब के अलावा प्रतिरक्षा नहीं होगा जबकि उस नियम में संविदा को निर्वापित कर दिया गया हो। पक्षकार ऐसे नियम विहित काल के दौरान उस राज्य के विदेश या अधिवासी हो। हाँ, तो ये कहता है मेनली ये है कि यदि जब जब अप्लाई नहीं होगा तब या तो फिर उसको जो है निर्व्याप्त समाप्त कर दिया गया हो, या फिर जो है पार्टीज जो हैं वो उसी कंट्रीज की निवासी हैं, मतलब कि छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है इतना, ठीक है। अब हम जब कल से पढ़ेंगे तो इतना याद रखो कि कल से जो हम पढ़ेंगे वो सेक्शन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 परिसीमा काल की संगणना, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, कि कौन सा पीरियड जो है कब से स्टार्ट होगा, कैसे माना जाएगा, विधिक कार्रवाई का समय का वजन, और कौन सा टाइम पीरियड जो होगा वो एक्सक्लूड माना जाएगा, ठीक है, कब से टाइम पीरियड गिना जाएगा, कब से कितना टाइम पीरियड गिना जाएगा, इस चीज के लिए हम डिस्कस करेंगे। और टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा सारी चीजों को देखेंगे कल। और सेक्शन 13 का भी देखेंगे, प्रॉपर पर्सन वाला, सेक्शन 14, सेक्शन 15, जो मेन सेक्शन थे ना वो तो मैं करवा चुका, जिनमें टाइम लगता है। सेक्शन 12 हो रहा है बस, सेक्शन 12 करवाने के बाद में इसमें से फिर थोड़े कम इम्पोर्टेंट सेक्शन चल जाते हैं। फिर सेक्शन नंबर 18 इम्पोर्टेंट है, और फिर आता है सेक्शन नंबर 21, उसके बाद में सेक्शन 25 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और भी सेक्शन 25 के बाद में ऐसा कोई इम्पोर्टेंट सेक्शन 27, फिर कोई इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए जो है यही समाप्त करते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।